इस वीडियो में हम पॉपुलेशन डाटा को डिस्कस करेंगे। मेथड एंड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन, ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। और क्या होता है, सबसे पहले आंकड़े क्या होते हैं? पॉपुलेशन डाटा, जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जिनको हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान पर मानव के वह आंकड़े जो कि मानव के जन्मांकीय आंकड़े होते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह इत्यादि से संबंधित आंकड़ों, माइग्रेशन इत्यादि से संबंधित आंकड़ों को पॉपुलेशन आंकड़ों का नाम दे दिया जाता है। और अब हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा, कितने तरह का होता है पॉपुलेशन डाटा, जनसंख्या आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा। पॉपुलेशन डाटा दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है हमारे प्राइमरी डाटा और दूसरा है हमारा सेकेंडरी डाटा। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े उन्हें कहा जाता है जो कि सर्वप्रथम एकत्रित किए जाते हैं और कच्चे माल के रूप में होते हैं। और क्या करता है, शोधकर्ता स्वयं ही घटना स्थल पर जाकर इनको एकत्रित करता है। और ये बेसिक आंकड़े भी कहलाते हैं। ये आधारित या बेसिक आंकड़े भी इनको कहा जाता है। फिर हम इनके बारे में बात करें तो प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिगत सर्वेक्षण या संस्थान द्वारा, स्वयं ही क्या करते हैं हम, व्यक्तिगत सर्वेक्षण या संस्था द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा प्रत्यक्ष गणना करके, स्वयं ही जाकर क्या करके प्राप्त कर लेंगे। फिर है मौखिक अन्वेषण से, पूछताछ करके हम प्राप्त कर लेते हैं। फिर तालिका या प्रश्नावली के माध्यम से हम प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करते हैं। और इनके अलावा स्थानीय रिपोर्ट से भी, इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंडरी आंकड़े, सेकेंडरी डाटा हम बात करें तो ये क्या होते हैं, कम से कम एक बार क्या होते हैं, गणना में आ चुके होते हैं। और ये क्या होते हैं कि इनको परिवर्तित या मॉडिफाई कर दिया जाता है। कम से कम एक बार तो ये गणना के अंतर्गत आ चुके होते हैं सेकेंडरी डाटा। और इनमें क्या कर लिया जाता है, ये प्राथमिक आंकड़ों का ही क्या है, संशोधित रूप होते हैं और उन पर आधारित होते हैं। सांख्यिकीय व्यवस्था के अंतर्गत ये कम से कम एक बार आ चुके होते हैं और प्राथमिक आंकड़ों के स्वरूप में परिवर्तन से इनको प्राप्त किया जाता है। इसमें कौन कौन से आंकड़े होते हैं? इसमें होते हैं योग, प्रतिशत, अनुपात, सूचांक, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, साक्षरता दर, निर्भरता अनुपात, ग्रामीण नगरीय अनुपात आदि आंकड़े, यानी कि प्रतिशत और अनुपात वाले सभी आंकड़े क्या हैं, योग वाले आंकड़े क्या हैं, सेकेंडरी हैं। अभी मेथड एंड सोर्सेज ऑफ
कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डाटा, हमें मेथड बताने हैं और स्रोत बताने हैं डाटा को एकत्रित करने के लिए। पॉपुलेशन डाटा को एकत्रित करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, दोनों को एकत्रित करने के लिए सोर्सेज और मेथड का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करें कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़ों के बताने, हमें आंकड़ों के कलेक्शन के बारे में बात करना है। हमें शुरुआत में किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, किस प्रकार से हम प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है जैसा कि हमने बात की है, आंकड़ों के संगणन के लिए किसी न किसी विधि का चयन किया जाना आवश्यक होता है, और उस विधि को हम क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता और शोध क्षेत्र के ध्यान में रखकर क्या करेंगे, उसका चयन करेंगे। और उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो धन की उपलब्धता, अगर धन जैसे विकसित और विकासशील देशों में मान लीजिए आप, जितनी विकसित हमारे जो है, जितना भी विकसित होगा, शोधकर्ता के पास जितना धन होगा तो वो अच्छे परिणाम के लिए अच्छी शोध विधि का यूज करेगा। और धन को और समय को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, शोध के लिए क्षेत्र के शोध की विधि का चयन किया जाता है। फिर समय सीमा के अनुसार, अगर हमारे पास कम समय है तो हम शोध को क्या करेंगे, जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंडरी डाटा का ही प्रयोग कर लेते हैं। जबकि जब हमारे पास क्या होता है, समय अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा एकत्रित कर लेते हैं समझा करके। फिर है शोध की प्रकृति एवं उद्देश्य, अगर हमारा उद्देश्य क्या है, गहन अध्ययन है तो हम प्राइमरी डाटा एकत्रित करेंगे। अगर विस्तृत हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसके हिसाब से ही सैम्पलिंग डाटा का प्रयोग करेंगे। जबकि गहन अध्ययन में क्या करते हैं कि हम खुद जाकर एक एक व्यक्ति इत्यादि से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर है अध्ययन क्षेत्र का आकार, जिस भी क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है, अगर उसका आकार छोटा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो है सारे के सारे क्षेत्र की क्या कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं हो पाता, तो फिर हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग विधि को अपना लेते हैं। इस प्रकार से हम विधि का चयन करते हैं। अभी हम प्राइमरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी में किस प्रकार की विधियाँ आती हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा में डायरेक्ट पर्सनल सर्वे, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सर्वेक्षण। इसमें हम क्या करते हैं, घटना स्थल पर जा करके जानकारी एकत्रित करते हैं। और क्षेत्र छोटा होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि कहीं पर भी जहाँ भी हमें शोध करना होता है, स्वयं जा करके क्या करेंगे,
जानकारी को एकत्रित करेंगे तो वो उसके संदर्भ में अच्छे परिणाम कब होंगे। अध्ययन क्षेत्र एक तो छोटा होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए इसके अलावा, और शोधकर्ता का निष्पक्ष और विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि वो पक्षपात से दूर रहे, तब जाके अच्छे परिणाम निकलेंगे। अदरवाइज अगर मानो क्या करे आप अपना व्यक्तिगत संदर्भ उसमें आ जाता है तो परिणाम में जो है एरर आ जाती है। फिर इनडायरेक्ट ओरल सर्वे अगला है हमारा। ये स्वयं जाकर किया जाता है, स्वयं जाकर जानकारी प्राप्त की जाती है, स्वयं जाकर। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ओरल सर्वे। इनडायरेक्ट ओरल सर्वे, इसमें क्या होता है कि हम खुद क्या करते हैं, घटना स्थल पर नहीं जाते, हम क्या करते हैं कि वहाँ पर उस क्षेत्र की, जब हमारा अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता है, उस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले गवाहों से क्या कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, जिस भी गवाह का हम जो है चुन रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, वो ऐसे व्यक्ति हो जिनको क्या है, जागरूक व्यक्ति हो और क्या हो, शिक्षित व्यक्ति हो। और ऐसे व्यक्ति चुनने में हमें क्या है, सावधानी बरतनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मौखिक सर्वेक्षण। फिर इसके बाद आती है तीसरी विधि हमारी प्राइमरी में, सर्वे बाय शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनियर। सर्वे बाय शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनियर्स, इसमें क्या है, अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की एक सूची बना ली जाती है और उसको क्या कर दिया जाता है, डाक इत्यादि के माध्यम से जो भी संस्था इत्यादि का हमें डाटा चाहिए होता है उनके पास भेज दिया जाता है और उनको यह अपील की जाती है कि वह समय पर उसको भरकर लौटा दें इसमें। और शोध समस्या से संबंधित क्वेश्चन होते हैं इसमें। और उसे प्रकाशित किया जाता है। वह भरकर क्या कर देते हैं, संस्था इत्यादि फिर से लौटा देते हैं। इससे क्या होती है, एक तो समय की बचत हो जाती है और धन भी कम लगता है। जब हमें क्या होता है कि क्वेश्चंस की एक सूची ही भेजनी होती है तो हमें समय कम लगता है और धन भी कम खर्च होता है इसमें। और इसमें भी वही बात है, जिनको ये सूची भरनी होती है उनका शिक्षित होना और जागरूक होना अवश्य है। फिर इसके बाद है अगली विधि हमारी 4th नंबर पर आती है, सर्वे बाय लोकल रिपोर्ट। स्थानीय
प्रतिवेदनों द्वारा सर्वेक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें स्थानीय एजेंट्स पत्रकारों के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। क्या कर ली जाती सूचना, एजेंट्स के माध्यम से प्राप्त कर ली जाती है। लोकल एजेंट्स के माध्यम से, स्थानीय एजेंट्स पत्रकारों के माध्यम से क्या कर ली जाती है, सूचना प्राप्त कर ली जाती है। और इससे क्या है, इसमें क्या है कमी, एक तो विश्वसनीय की कमी होती है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी जो स्थानीय लेवल पर अपने कार्य करता है तो उसमें क्या है, डाटे में क्या होता है, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसमें ऐड हुआ होता है, तो इस प्रकार से इसमें विश्वसनीयता की कमी होती है। लेकिन समय कम लगता है इसमें। इसका प्रयोगता भी करता है शोधकर्ता जब स्थूल अनुमान अन्वेषण का लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य स्थूल अनुमान ही करना होता है। तो इस प्रकार से अगला है हमारा सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे, इनको ध्यान से देख लेना आप, क्योंकि इसमें से एक बार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा मेथड प्राइमरी का है और सेकेंडरी का अलग से। जैसे प्राइमरी के मेथड और सेकेंडरी के मेथड को क्या कर दिया गया था, मिक्स कर दिया गया था, और 4-5 वो ऐसे दे देंगे, उनमें से क्या है सेकेंडरी को पूछ लेगा या तो फिर वो प्राइमरी के पूछ लेगा। इस प्रकार से कई बार फिर ये होता है, हम सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हम क्या करते हैं, हमें उस टाइम पर बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता कि ये प्राइमरी की है विधि या सेकेंडरी की है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को करवाया है ताकि इससे थोड़ा हेल्प मिलेगी। डाटा हमारा जो है, डाटा हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी काफ़ी पॉपुलेशन के डाटे होते हैं, और इसके अलावा भी हम इंडिया ज्योग्राफी में भी डाटा इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से फिर है अगला है हमारा प्राइमरी का ही प्रकार सैंपल सर्वे। इसका मतलब क्या होता है, सैंपल सर्वे ये किस प्रकार से लिया जाता है। जैसे ये हमारा एरिया है, स्टडी एरिया है, जहाँ का हमें रिसर्च, जहाँ पर हमें रिसर्च करनी है। हम क्या करेंगे, पूरे एरियाज को ना लेकर के इसके किसी एक भाग को हम क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसे समग्र में से कुछ भाग को लेना क्या कहलाता है, समग्र में से कुछ भाग को लेकर उसकी स्टडी करना और ऐसे परिणाम निकालना जो कि सभी पे पूरे एरियाज को कवर करे, उसे क्या कहा जाता है, सैंपल या नमूना सर्वेक्षण का नाम दे दिया जाता है। फिर ये 2 प्रकार का होता है, सैंपलिंग विधि क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली है हमारी पर्पस सैंपलिंग। पर्पस सैंपलिंग, और दूसरी हमारी रैंडम सैंपलिंग। पर्पस में क्या होता है, शोधकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर लेता है,
एरियाज को चुन लेता है अपनी धन समय इत्यादि को ध्यान में रखकर, और उसका इफेक्ट इस पे रहता है, उसके स्टडी एरिया पे रहता है। और इसमें क्या आता है कि वो क्या करेगा, शोधकर्ता क्या करेगा, अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं चुनेगा, बल्कि क्या करेगा, रैंडम तरीके से क्या करेगा, डाटा एकत्रित कर लेगा। जैसे अगर किसी ने इस प्रकार से बना लिए हैं सैंपल, 5-5 का इस प्रकार से सैंपल बना लिए हैं, तो वो क्या करेगा, इसमें से वो क्या करेगा, इसमें से रैंडम तरीके से इसका भी नंबर आ सकता है, इसका भी आ सकता है, किसी अलग का भी आ सकता है। इस प्रकार से इसको लॉटरी विधि भी कहा जाता है कि इसमें किसी का भी क्या हो सकता है, चुनाव हो सकता है रैंडम तरीके से, निष्पक्ष तरीके से। इस प्रकार से सैंपल का अलग से भी टॉपिक है हमारे सिलेबस में यूजीसी नेट के, तो उसको हम फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। सैंपलिंग सर्वे होता है, फिर ये भी हमारा फर्स्ट में ही है। इससे क्या होता है, समय व धन की बचत हो जाती है, क्योंकि हमें क्या है, इतने एरिया की वजह क्या करना पड़ गया, इसके चुने हुए भाग को ही स्टडी कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारे धन और समय दोनों की बचत होती है। और सैंपल के रिजल्ट पर ही क्या करता है, हमारा पूरे संग्रह का रिजल्ट निर्भर करता है। इसके बाद है हमारा ये सभी विधियां हमारी आ जाती हैं प्राइमरी की। फिर हम अभी बात करेंगे सेकेंडरी की। द्वितीय आंकड़ों की विधियां हमें देखनी है, सेकेंडरी की बात करेंगे। सेकेंडरी में बात करेंगे, ये प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही तरीके के हो सकते हैं आंकड़े, और इनकी विशेषता क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इनकी। सेकेंडरी आंकड़ों की डाटा की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए एक तो, और क्या होना चाहिए, उपयुक्ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी बहुत ही पुराने जो ईयर हैं उनका डाटा उठाकर स्टडी करने लग जाए। उपयुक्ता के अनुसार हमारे जो है आंकड़े होने चाहिए, जिस भी साल के हमें पढ़ने होते हैं उसके हिसाब से, पुराने ना हो बहुत अधिक। फिर पर्याप्त होने चाहिए, जो भी एरिया हम स्टडी कर रहे हैं उसके आंकड़े हमें पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। फिर सोर्सेस, सेकेंडरी डाटा के सोर्स देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। सेकेंडरी पॉपुलेशन डाटा के सोर्सेज बताने हमें, स्रोत।
प्रकाशित कौन करता है? प्रकाशित दोनों तरीके के होते हैं। सेकेंडरी डाटा प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों तरीके के होते हैं। प्रकाशित डाटे कौन से होते हैं? जिनको स्टेट और सेंटर की सरकार क्या करती है? प्रकाशित करती है। फिर अप्रकाशित डाटा वो होता है जो शोध प्रबंध शोधकर्ता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यालय, अभिलेख आदि, व्यापार इत्यादि से प्राप्त किए जाते हैं। फिर है और प्रकाशित में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें करती है। निजी तथा व्यापारिक संगठन से भी प्राप्त हो सकते हैं, जिस प्रकार से हम जो है उद्योगों इत्यादि से रिलेट डाटा इकट्ठा करते हैं। फिर शोध प्रतिवेदनों से भी हो सकते हैं, विभिन्न शोध किए जाते हैं समय समय पर, उनसे भी। जनसंख्या भूगोल वेता कहाँ से प्राप्त करते हैं सेकेंडरी आंकड़ों को? सबसे पहले हम बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जनगणना या सेंसस रिपोर्ट। क्या होते हैं सेंसस रिपोर्ट? सेंसस जनगणना कौन करवाता है? देश की सरकारें करवाती हैं, और ये अलग अलग देशों में अलग अलग रहती है। कहीं पर 5 साल बाद होती है, कहीं पर 10 वर्ष के बाद होती है जनगणना। जनगणना में क्या क्या होते हैं? इसमें जन्म, मृत्यु, कौन कौन से डाटे होते हैं? किसी समय विशेष पर की गई निश्चित क्षेत्र में बसे हुए समस्त व्यक्तियों से संबंधित जनांकीय आंकड़ों के संग्रह तथा संकलन को क्या कहा जाता है? पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनगणना का नाम दे दिया जाता है। यानी कि कोई एक क्षेत्र है, कोई निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय पर हमने क्या कर लिया, वहाँ की जनांकीय जो है आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं, और उनका क्या कर लिया है? संकलन, या क्या कर लिया है उनको? संकलन या उनका प्रकाशन किया गया है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? संग्रहण तथा संकलन से संबंधित उनको क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको प्रकाशित किया जाता है किसी निश्चित समय में और निश्चित स्थान पर। तो इसमें कौन कौन से जनांकीय में कौन कौन से आंकड़े शुरू होते हैं? इसमें विवाह, माइग्रेशन, जन्म दर, मृत्यु दर, नगरीकरण, वृद्धि दर इत्यादि, घनत्व इत्यादि से सभी संबंधी आंकड़े, सामाजिक आर्थिक जो है सभी आंकड़ों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर हम बात करें जनगणना या सेंसस की विशेषताएं कौन कौन सी है? यह नेशनल स्टॉक टेकिंग है। जनगणना क्या है? कि नेशनल स्टॉक टेकिंग है। इसमें विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और यह राष्ट्रीय सरकार द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि इसका क्या है? खर्च अत्यधिक होता है। इसको जो है जो राज्य की सरकारें होती है इसको वहन नहीं कर पाती, लेकिन वो सहायक के रूप में कार्य करती हैं, तो यह राष्ट्रीय सरकार ही करवा पाती है। समय अंतराल जो है निश्चित होता है, इसमें 10 वर्ष और सीमांकन क्षेत्र होता है इसमें, और एक निश्चित समय बिंदु पर ही की जाती है। जैसे यूएनओ क्या मानता है कि 0 पर खत्म होने वाले वर्षों पर जनगणना की जानी चाहिए। फिर जनगणना 2 प्रकार की होती है। आंकड़ों का संपादन
विश्लेषण प्रकाशन किया जाता है, आंकड़ों को यानी कि पब्लिश किया जाता है जनगणना में। और इसकी सीमाओं की बात करें तो हम क्या क्या सीमाएं होती है जनगणना की, क्या क्या सीमाएं एवं समस्याएं होती हैं। सबसे पहले बात करें कि विकसित देशों में तो क्या है कि उच्च स्तर होने के कारण क्या है कि अच्छे मेथड्स का यूज करके डाटा को प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन विकासशील और पिछड़े देशों में जो है आंकड़ों की जो है स्थूल जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। और एक दूसरा ये है कि कुछ विकासशील देश ही नहीं बल्कि विकसित देश भी क्या है कि अपनी सूचनाएं छिपाते हैं, जिससे क्या कि विकासशील देशों में महिलाओं को छोटा बता दिया जाता है और बच्चों की एज भी छोटी बता दी जाती है, जबकि पुरुष की एज बड़ी बता दी जाती है, क्योंकि पर्सनल जानकारी इसमें छिपा ली जाती है और आर्थिक जानकारी भी इसमें छिपा ली जाती है। फिर सीमांकन में क्या होता है, पहले जैसे हमने कोई क्षेत्र लिया था, ये क्षेत्र इस प्रकार से लिया था, अभी हमने क्या किया 2011 में इसको 2001 में इसको स्टडी किया था, लेकिन क्या हुआ 2011 में इस वाले क्षेत्र की बाउंड्रीज में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से भी बाधाएं समस्याएं आती है, डाटा स्थूल नहीं हो पाता। फिर इसके अलावा हम बात करें क्या होता है कि पहले इसमें 2001 में कोई दूसरा मेथड यूज किया गया था डाटा इकट्ठा करने के लिए, फिर अगले वर्ष 2011 में कोई अलग डाटा इकट्ठा करने का मेथड यूज कर लिया, तो उसमें भी डाटे में बाधाएं या एरर आ जाती है। फिर इसके बाद जैसे हम बात करें भारत की पहले की जनगणना में क्या है कि भारत में विभाजन से पहले क्या था कि पाकिस्तान और जो है भारत के एरिया की जनगणना में क्या है, बाउंड्री का अलग स्वरूप देखने को मिलता है और विभाजन के बाद अलग, इस प्रकार से भी जनगणना पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्या हुआ, धर्म के कारण अत्यधिक लोगों का माइग्रेशन हो गया है विभाजन के बाद, हिंदू इत्यादि और मुस्लिम का अलग अलग क्षेत्रों में, इस प्रकार से तो उसमें भी समस्याएं आती हैं जनगणना में। और क्या है, इसके बाद हम जैसे विकासशील और विकसित में देख लिया, कुछ क्या है कुछ देशों में अब भी जनगणना नहीं होती। और इसके अलावा हम बात करें कि